हो सकता ना किसी इंस्टीट्यूशन का हो सकता। आपने क्रिएट किया हो तो चलो एक बार तो कर भी लो, पेटेंट, कॉपीराइट और पता नहीं क्या क्या कॉमर्स के लोग भी बना लेते हैं, तो वो सब ठीक है, लेकिन ये तो आपने नहीं किया। आपके पास तो है, किसका है? हमारे पुरखों का ज्ञान है। उसको सही तरीके से आज के संदर्भ में नई पीढ़ी को पहुंचाने की जिम्मेदारी है हमारी, और हम उसमें चूक करते हैं। एक और घटना बताता हूं। पाली और प्राकृत जानने वाले इस समय देश में 100, 200, 500 से ज्यादा लोग नहीं, और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट को महाराजा बड़ौदा ने बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ पाली और प्राकृत के जैन समाज के दिए। तो एक बार जैन समाज के एक बहुत प्रमुख साधु मुझसे मिलने आए। आपको मालूम है वो पैदल चलते हैं, बहुत दूर से पैदल चलकर आए, बहुत सारे लोग उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया। मैंने कहा बताइए। मैं कहा आप पैदल चल के इतनी दूर आए, इसकी बजाय मुझे बुला लेते। तो उन्होंने कहा नहीं वो बात नहीं है, मैं एक बहुत ही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि हमारे आपके पास बहुत सारे ना जैन धर्म के पाली प्राकृत में ग्रंथ हैं, और आपके इंस्टीट्यूट के अंदर पाली प्राकृत पे कोई स्कॉलर अब काम भी नहीं कर रहा। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे साधु पैदल चल के आते हैं, आपका एक नियम है कि 6 पेज उनको देते हो, एक दिन 6 पेज देते हो, और वो 6 पेज फिर वो फोटोकॉपी कराते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का काम करते हैं, रोज आना पड़ता है। तो मैंने विद्वानों को बुलाया कि मैंने कहा ये 6 पेज का नियम कहाँ से आया? उन्होंने कहा नहीं सर, उससे हमारी वैल्यू रहती है कि हमारे यहाँ लोग आते जाते हैं। मैंने कहा आपकी वैल्यू के लिए लोग आते जाते हैं, ये तो कोई कारण नहीं है। हमको पाली और प्राकृत भाषा के ज्ञान को यदि नई पीढ़ी को पहुंचाना है, आज जैन समाज के कुछ साधु हैं जो पाली प्राकृत जानते हैं, ये ट्रांसलेशन का काम करना चाहते हैं, तो इनको हमें करने देना चाहिए। उनका प्रपोजल था कि इसको डिजिटलाइज करा दिया जाए सारी चीज़ को। उन्होंने कहा पैसे भी हम दे देंगे आपको, आप हमको एक कॉपी दे देना इसकी। उनका जी वो नहीं दे सकते हम कॉपी। क्यों नहीं दे सकते? कि एक तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, ये इसको बेच लेंगे। मैंने कहा इसमें बेचने वाली बात क्या है? और ज्ञान को बेचना नहीं बोलते हैं, दूसरों को उपलब्ध करा देंगे, इससे पैसा तो कमाएंगे नहीं लोग। हमने देखिए संस्कृत के विद्वानों में बोल रहा हूँ डर के, थोड़ा माफ भी करना। हमने संस्कृत के विद्वानों की और कुछ भारतीय भाषाओं के लोगों की एक समिति बनाई, और उस समिति ने ये रिकमेंडेशन दी कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये ठीक नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन आई। अब ऐसे भाई साहब से मेरे लिए बड़ी कमबख्ती हो गई कि ये रिकमेंडेशन आई है, वो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, और वहाँ क्या है कि रोज मीडिया में भी ये सब्जेक्ट चल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये तो कोई सोच नहीं हुई, फिर तो थोड़ी सी रह जाएगी, अब चली जाएगी, कितने ग्रंथ चले गए। खैर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया, और उसको फिर उन्होंने पैसा दिया, उसको सारा का सारा जो पाली प्राकृत का था उसको डिजिटाइज कराया गया। मैं तो कहता हूँ कि उसको वेब पे उपलब्ध कराना चाहिए। वर्ल्ड वाइड भी कोई काम करना चाहता है तो उसको उपलब्ध कराना चाहिए। थोड़े लोग रह गए हैं इस तरह के। ये ज्ञान संवर्धन और 21वीं सदी में दूसरों को भेजना, ये एक बहुत बड़ा काम है। आप सब लोगों से मेरी ये अपेक्षा है कि ऐसी परिस्थिति एक तो आप आने मत दो, और अगर आती है तो उसको सुलझाओ कि ये जो हमारी जनरेशन्स हैं आने वाली, इनका भी उतना ही अधिकार है इस पर। भले ही वो भाषा ये न जानते हों, लेकिन उसके अंदर का जो ज्ञान है वो तो उनके लिए उपयोगी है। तो इसके लिए बड़ी सोच हम रखें, बड़ी सोच रखें, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि ध्यान करना कि गमला जो होता है ना, गमले में बरगद नहीं उगा करते, गमले में बरगद नहीं उगा करते। यदि बरगद बनना है संस्कृत को, जो संस्कृत रही है हजारों साल, और आज हम बीड़ा उठा रहे हैं कि उसको बरगद बनाएंगे, तो वो गमले से नहीं उगेगी। हमको उसको गमले को तोड़ना पड़ेगा, बड़ी जमीन में लगाना पड़ेगा, ताकि ये सबसे काम है। एक घटना है, आप पाणिनि जब बहुत छोटे थे, 6-7 साल के थे, तो उनके घर एक ज्योतिषी आए, और जब वो ज्योतिषी आए तो माँ ने कहा कि बेटे का हाथ दिखाते हैं, जैसे होता है सबको, हमारे घर भी आए कोई ज्योतिषी तो हम भी दिखाते हैं, एक उत्सुकता रहती है। तो 6-7 साल का बच्चा था, ज्योतिषी ने हाथ देखा और उन्होंने कहा कि बेटा तेरे भाग्य में पढ़ाई की रेखा नहीं। तो वो छोटा बच्चा कहता है मैं अभी आता हूँ। वो दौड़ता हुआ जाता है, रसोई से चक्कू लेके आता है, और ज्योतिषी के सामने अपने हाथ पे लकीर खींचता है कि ये है मेरी पढ़ाई की रेखा। वो रक्त की रेखा बनी, पढ़ाई की रेखा है। तो ज्योतिषी ने कहा कि बेटा तेरे भाग्य में पढ़ाई की रेखा नहीं है।
लेकिन मैं तेरे विश्वास को देख के कह सकता हूं कि तू जरूर अवश्य ज्ञाता बनेगा। और देखिए पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा संस्कृत का और उससे जो श्लोकों की रचना हुई, अच्छे अच्छे विद्वानों की आज भी बुद्धि चकरा जाती है उस बच्चे। इसका मतलब मैसेज क्या है? डिटर्मिनेशन से यदि हम ठान लेते हैं तो हम हाथ के भाग्य की लकीरों को भी बदल सकते हैं। ऐसा संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि ने अपने जीवन के अनुभव से हमको बताया। इसीलिए संस्कृत को आगे बढ़ाना है तो संस्कृत को विषयों से जोड़ना पड़ेगा। संस्कृत में इतना सब कुछ ऐसा कहते हैं ज्ञान है, हाँ है, मैं कहाँ टाइम है इतना पढ़ने का, और अगर टाइम है भी जितनी रुचि कितनी है कितनों की पढ़ने की, इसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में विषयों के अनुरूप जोड़ना होगा। मैं उदाहरण देता हूँ। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस क्या होना चाहिए किसी के लिए? मैं वाइस चांसलर बना तो मेरा क्या होना चाहिए? या कोई व्यक्ति कोई और किसी पोस्ट पे गया तो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस क्या होना चाहिए? संस्कृत में सीधे सीधे कहा है जो हम सबको मानना ही चाहिए और करना चाहिए। यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, मिनिमम परेशानी आएगी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु धुर्माते संगो सत्व कर्मणि। यानी कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारा इसका जो आउटपुट आएगा इसमें से मुझे कुछ ले लेना है, पर मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है इसलिए मैं अकर्मण्य हो जाऊं, कुछ भी ना करूं। बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं करते काम, यार इसमें से कुछ मिला नहीं मिला, परेशानी जरूर मिलेगी तो अपन काम करेंगे। जब काम नहीं करोगे तो इस पे आए क्यों आप? ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर आप अपनी जिंदगी में लेंगे, फिल्म आई थी एक, उसमें कहा ना कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख रहे इंसान, यहाँ तक तो ठीक था, बाद में उसने थोड़ा बदल दिया उसको, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। वो दो चीजों को जोड़ा हमने।